हे गाइस, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, बीएससी लेवल तक का पढ़ाऊंगी। आप 11 12 नीट बीएससी लेवल आपको हर जगह यूज होगा। इवन एमएससी में भी यही सेम टॉपिक्स होते हैं। तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू थ्रू आउट योर जर्नी। एंड इस वीडियो में हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में सब कुछ मतलब सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट डज इट मीन, हाउ डू वी प्रोड्यूस इट, और उसके क्या क्या किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या उसकी हिस्ट्री थी, कहाँ कहाँ काम आता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आप मान लीजिए 99% चांसेस है कि इस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, हिंदी में ही वीडियो होने वाली है आप सबके लिए, ताकि आप लोग इजीली समझ सकें पूरे के पूरे टॉपिक को। ठीक है, और हम लोग इस टॉपिक को, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज मैं आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो या और कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सारा कंटेंट बुक्स में से ही लिया गया है जो कि हमारे बीएससी लेवल पे रिकमेंडेड होती है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पूरा प्रॉपर पिक्चर्स के साथ मैं समझाऊंगी सब कुछ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन में लिख रखा है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MAB या MOAB भी लिखते हैं। ठीक है, ये एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम बनाते हैं बाय क्लोनिंग अ यूनिक वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में वो होता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर यूनिक वाइट ब्लड सेल लेते हैं हम लोग, और उससे हम लोग एंटीबॉडीज जनरेट करवाते हैं। तो आप अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पे अ यूनिक वाइट ब्लड सेल लिखा है, यानी कि एक वाइट ब्लड सेल एक पेरेंट सेल होता है और उससे बहुत सारी एंटीबॉडीज जनरेट होती है। यानी कि जब हम उसको ट्रेस बैक करेंगे, हम उसका लीनियज देखेंगे कि वो कहाँ से निकल के आ रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर सेल से ही सारी एंटीबॉडीज निकलती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पेरेंट सेल होता है। तो जो भी इससे सब्सिक्वेंट एंटीबॉडीज जो भी डिराइव होगी, दे ट्रेस बैक टू अ यूनिक पेरेंट सेल। ठीक है, एक यूनिक पेरेंट सेल से सारी एंटीबॉडीज बन के निकलती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं, इसीलिए देखो, अगर एक ही पेरेंट से निकलेंगी तो वो सारी आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, एक दूसरे से आइडेंटिकल होगी, तो यानी कि उसमें मोनोवैलेंट एफिनिटी भी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे बाइंड टू द सेम एपिटोप। एपिटोप मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है इम्यूनोलॉजी से, तो अगर आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि एपिटोप होता क्या है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक बता देती हूँ एपिटोप होता क्या है। ये ऐसा होता है, ये एक पार्ट ऑफ एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन होता है ना, जो प्रोटीनेशियस होता है, जो बाहर से आता है बॉडी में, फॉरेन होता है। ठीक है, तो वो एंटीजन जो होते हैं उनको, एंटीजन का ये एक पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करता है एंटीबॉडी की। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होता है। ठीक है, तो कहाँ से कंबाइन होता है? एंटीजन पे एक पर्टिकुलर, आप इसे रिसेप्टर की तरह समझ लीजिए, एक रिसेप्टर जैसा होता है एपिटोप, जिस पर आकर एंटीबॉडी बाइंड करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे मोनोवेलेंट एफिनिटी होगी, यानी कि जो इसके एपिटोप होंगे सबके सेम एपिटोप होंगे, क्योंकि वो आपस में आइडेंटिकल है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो सेम एपिटोप्स होते हैं। अगर हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज भी एक चीज होती है, जैसे मोनोक्लोनल है, हम इस वीडियो में मोनोक्लोनल को ही इलाबोरेट कर रहे हैं, लेकिन पॉलीक्लोनल भी होती है। पॉलीक्लोनल में क्या डिफरेंस होता है कि क्या होता है कि उसमें मल्टीवैलेंट एफिनिटी होती है। ठीक है, उसमें हर किसी एंटीबॉडी की जो एफिनिटी होगी, हर किसी का जो एपिटोप होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वो डिफरेंट या बहुत सारे एक साथ भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, लेकिन मोनोक्लोनल में सेम टाइप का एपिटोप ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बहुत सारी एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा लिनिएजेस, क्या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, मैंने आपको बताया ना कि उनके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल के थ्रू बनता है। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसके कंपैरिजन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक सिंगल पेरेंट सेल के थ्रू बनता है, इसीलिए जो इसकी एंटीबॉडीज होंगी वो भी आइडेंटिकल होंगी आपस में। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर है। ठीक है, ये देखिए सेम एपिटोप्स के साथ। ठीक है, सेम ही एपिटोप्स, एंटीबॉडी एंटीजन पे सेम ही एपिटोप से बाइंड करेगी, तो ये मोनोवेलेंट होता है। ठीक है, अब हमें, आई एम सॉरी, I have to go back on the slide. Oh shit. Yeah.
So, who gave the concept about monoclonal antibodies? Our next question कि monoclonal antibodies का concept originate कहाँ से हुआ? ठीक है, तो जो monoclonal antibodies होती हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले उसका एक जो आप कहते हैं ना जैसे एक बेसिक प्लान कि हम जानते नहीं है वो चीज़ क्या है, हमें अभी तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि ये होती कैसी हैं, कैसे दिखती है, क्या प्रॉपर्टीज है। बट एक उस टाइम में अर्ली 20th सेंचुरी में इम्यूनोलॉजिस्ट पॉल, मैंने यहाँ पे देखो नाम लिखा है, पॉल एलरिच एंड एक और था एली मेचनिकॉफ, ठीक है, आप दोनों इनकी वो भी देख सकते हैं, इनकी पिक्चर्स मैंने दे रखी हैं। तो इनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया, इन्होंने क्या आइडिया निकाला, इनके आइडिया का नाम था मेडिकल जुबरक्यूगल, ठीक है, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं मैजिक बुलेट, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया मैजिक बुलेट का, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कंपाउंड हम लोग बनाएंगे, एक ऐसा कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं जो कि क्या करेगा, जो कि सिलेक्टिवली एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगा, ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर टॉक्सिन को रिलीज करेगा उस ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, जो कि हम उसको उस ऑर्गेनिज्म में डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि मान लो एक बुलेट की तरह है, एक मैजिक बुलेट की तरह है, वो बुलेट क्या करेगी, वो टॉक्सिन रिलीज करेगी और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगी और किल करेगी, ठीक है। तो ये आइडिया, अब ये बुलेट यहाँ पे क्या है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, लेकिन उस टाइम तक ये चीज डिस्कवर नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक आइडिया था, ठीक है। तो इस आइडिया के लिए एली मेचनिकॉफ एंड क्या कहते हैं एली मेचनिकॉफ एंड पॉल एलरिच, इन लोगों को 1908 में नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट बेसिक फाउंडेशन तो ले हो गई थी, अब फर्दर इस कंपाउंड को या इस मैजिक बुलेट को जिन्होंने मतलब इसके बारे में सोचा और इसको डेवलप करा, ठीक है, फर्दर स्टडीज को आगे बढ़ाया, वो थे जॉर्ज कोलर एंड सीजर मैल्स्टीन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने they figured out how to generate large quantities of antibodies derived from a single B cell clone। उन्होंने बोला कि उन्होंने वो जो मैजिक बुलेट थी उसको कैसे हम प्रोड्यूस करें, उसकी पूरी टेक्निक इन्होंने निकाली, कि इन्होंने जॉर्ज कोलर और सीजर मेल्स्टीन ने, आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं दोनों साइंटिस्ट्स की। अच्छा, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कैसे बेसिक आइडिया, बेसिक फाउंडेशन इसका ओरिजिनेट हुआ था। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि वाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर नीडेड एट द फर्स्ट प्लेस, जरूरत ही क्या थी भैया उसकी। तो आपको एक आइडिया तो ये मिल गया होगा पहले वाले स्लाइड से कि उसमें उन्होंने मैजिक बुलेट का आइडिया दिया था, ठीक है, जिसमें कि एक वो पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को टारगेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन और भी बातें थी, जैसे कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज उस टाइम में नोन थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाद में आई थी। तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन जब साइंटिस्ट यूज करते थे, तो क्या होता था कि जो थोड़ी सी एंटीबॉडीज होती थी ना मिक्सचर में, उनमें क्रॉस रिएक्टिविटीज हो जाती थी विद रिलेटेड एंटीजन, मतलब ऐसी क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन आपस में, तो ऐसे कुछ रिएक्शंस हो जाते थे जो कि हमें जरूरत ही नहीं है। देखो पॉलीक्लोनल होगा अगर कोई भी, उसमें बहुत सारी उसकी एफिनिटी होगी, वो किसी भी टाइप के एंटीबॉडी से बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑफकोर्स सी बात है, वहां पे गलत रिएक्शंस होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो सबके लिए एफिनिटी रखती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के लिए एफिनिटी रखती है। लेकिन अगर हमें एक ही पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन करवाना है तो उसमें वो चीज़ फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस रिएक्टिविटीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनवांटेड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता था पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करने का। फर्दर मोर, मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है कि जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है वो टाइम के साथ मेच्योर हो जाता है। हमने पढ़ा है कि जो एंटीबॉडीज जाती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जिसमें वो एक्टिव रहती है, फिर वापस से वो एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है, फिर वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, डाई हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी क्रॉस एक्टिविटीज हो रही है और ये बहुत लंबे तक एक्टिव भी नहीं रहती थी अर्ली एंटीबॉडीज, ये मर जाती थी बिकॉज इनका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में थी, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में डिफिकल्टीज होती थी, तो इसके लिए भी इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं जो और किसी से इल रिएक्शंस ना शो करे, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के लिए एफिनिटी रखे वो और उसी से ही रिएक्ट करे, तो उससे क्या है रिएक्शन मिक्सचर में और डिफरेंट टाइप ऑफ इल रिएक्टिविटीज नहीं होगी जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो अब हम लोग इस स्लाइड से आ गए हैं अपने प्रोडक्शन के टॉपिक पे, हमने समझ लिया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, हमें क्यों चाहिए थी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कैसे किया। तो इसमें आपको याद है मैंने पिछली स्लाइड में कार्ल मैनस्टीन और
नॉट कार्ल मेंस्टी, सॉरी, सीजर मेल्स्टीन और जॉर्ज कोलर की बात की थी। तो इन्हीं का ही जो बेसिक आप कह सकते हैं कि योगदान था इसी चीज को बनाने में, ठीक है, किसमें, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो ये एक बहुत ही प्यारा डायग्राम है, इस डायग्राम से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल लिखा है मैंने इसका, एंटीबॉडी, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कैसे जनरेट करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले बताती हूँ कि होता क्या है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक माइस दिख रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक माउस लेते हैं, ठीक है। मोस्टली हम माइस प्रेफर करते हैं बिकॉज ये मैमल्स में, आपको पता है, ये साइंटिस्ट ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि मैमल्स में मतलब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज को जनरेट करवाना, ये हमारा गोल है। तो हम उस ही पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज को देखते हुए उसका उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको माइस में इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। मतलब हम इम्यूनाइजेशन कर देते हैं माइस की, ठीक है। तो हमने इसको इंट्रावेनसली इसकी वेन्स के अंदर, माइस की वेन्स के अंदर इंजेक्शन के थ्रू हमने एंटीजन को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो माइस का स्प्लीन होगा, आप लोगों को पता है ना स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन में हमारे बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होता है। तो जो इसका जो माइस का स्प्लीन होगा उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो इसके स्प्लीन में होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, हमारे पास सेल्स निकल जाएगी। तो अब क्या करते हैं, इसके स्प्लीन से इन सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग कुछ कैंसरस सेल्स ले लेते हैं, मोस्टली हम बोन मैरो से लेते हैं। तो कैंसरस सेल्स, आप लोगों को पता है कि ये वाले सेल्स इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब ये मरते नहीं है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन कभी डाई नहीं करती है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं ये अजर अमर होते हैं, ठीक है। तो ये अजर अमर कैंसरस सेल्स हम लोग लेंगे, अजर अमर कैंसरस सेल लेंगे। तो आप अगर इन दो सेल्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो जो कैंसरस सेल है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये अजर अमर है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल की ये प्रॉपर्टी है कि ये इस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइप की। अब ये बी सेल्स हमने निकाल लिए थे, अब यहाँ से हमने प्लाज्मा सेल ले लिए। अब हम क्या कराते हैं, इन दो सेल्स को आपस में फ्यूज करा देते हैं ताकि इसकी अजर अमर वाली प्रॉपर्टी और इसकी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक ही सेल में बनकर निकल आए, हाइब्रिड बन जाए ये इन दोनों का। तो ये हाइब्रिड सेल होता है किसका, कैंसरस का और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग का, ये हाइब्रिड सेल बनता है। और ये हाइब्रिड सेल ही है इस टेक्नोलॉजी को, ये हाइब्रिड सेल बनेगा। अब इस हाइब्रिड सेल के अंदर देखो, इस सेल की भी प्रॉपर्टी है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग की, और इस कैंसरस सेल की इमोर्टैलिटी की भी प्रॉपर्टी है। तो ये एक हाइब्रिड सेल बन गया जिसमें दोनों सेल्स की प्रॉपर्टी है, और ये हाइब्रिड सेल से हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिलेगी। अब इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में इन दोनों सेल की प्रॉपर्टीज आएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनेगी, यानी कि इनका सेम एपिटोप होगा, ठीक है। और इसके अंदर इमोर्टैलिटी भी होगी जो इससे कैंसरस सेल के अंदर आई है, ठीक है। ये अजर अमर सेल्स होंगे, ठीक है। इससे हमारी देखो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के डिसएडवांटेज बिल्कुल खत्म हो गए। पहला डिसएडवांटेज ये था पॉलीक्लोनल में कि वो इल रिएक्शन करता था, अब इसमें अगर सेम एपिटोप होगा तो इल रिएक्शंस करेगा ही नहीं। दूसरी उसमें ये थी कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो, सॉरी, जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज थी वो मर जाती थी, ठीक है। मोनोक्लोनल नहीं मरेंगी, अजर अमर वाली प्रॉपर्टी कैंसरस सेल से आ गई। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आई होप मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया। आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एंटीबॉडीज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये सेम यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड मार लेना, सेम चीज लिखी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोसीजर को एक डिटेल्ड फॉर्म में अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइड बची है, ज़्यादा नहीं बची है, टेंशन मत लेना। तो देखो प्रोसीजर में क्या करना है, प्रोसीजर में ये करना है कि जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इम्यूनाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एनिमल, ठीक है। मैंने आपको बताया था, हमने उसमें माइस में इंजेक्ट किया था। तो देखो ये माइस है, हम इसमें एंटीजेंस को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, एन एंटीजन इज इम्यूनाइज्ड टू एन एनिमल, ठीक है, वाया इंटरवेनसली, यानी कि डायरेक्टली टू ब्लड बाय इंजेक्शन। हम लोग ब्लड के अंदर इंजेक्शन के थ्रू एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका स्प्लीन एक्टिवेट हो जाएगा और वो 20 सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, स्प्लीन सेल्स को। फिर क्या होगा, जो प्लाज्मा सेल होंगे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स
मैंने आपको बताया था प्लाज्मा सेल्स हम लोग निकालते हैं जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफ कोर्स बाद में बनती है, हम इसमें कैंसरस सेल भी डाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करता है, इन स्प्लीन सेल्स को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं एनिमल से, ठीक है, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी कि सेम एपिटोप वाली एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल्स। हम कैंसरस सेल को माइलोमा सेल्स भी बोल देते हैं, तो प्लीज घबराना मत, और स्पेशली मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि माइलोमा वाली टर्म लिखना, ठीक है। इट इज द मोर एक कहते हैं ना, एक डिजायरेबल टर्म हो जाती है ये। तो आप माइलोमा सेल लिखेंगे तो माइलोमा सेल्स इज नथिंग अदर देन कैंसरस सेल्स। तो कैंसरस सेल या माइलोमा सेल्स जो होते हैं बोन मैरो से उन्हें आइसोलेट करते हैं, और माइलोमा सेल्स की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इमॉर्टल इन नेचर होता है, कभी मरते नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। अब हमने दोनों की प्रॉपर्टीज को आपस में फ्यूज कराना है, तो फ्यूज कैसे करते हैं हम लोग, स्प्लीन और माइलोमा सेल्स को हमें फ्यूज कराना है, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल मीडियम यूज करते हैं जिसका नाम होता है PEG, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की, ठीक है। PEG हम लोग यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रोफ्यूजन भी यूज करते हैं बट मोस्टली हम लोग PEG ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोफ्यूजन नहीं भी लिख रहे हो चलेगा, लेकिन PEG नहीं लिख रहे हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। PEG जरूर लिखना है। तो PEG जो होता है ये मीडियम होता है फ्यूजन का। सेकेंडली अब कैसे, देखो अब आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी दो चीज को फ्यूज करवा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप के ही फ्यूज होंगे, देखो क्या हो जाता है, 5 टाइप की प्रोबेबिलिटीज आ जाती है कि रिएक्शन मिक्सचर में या तो एक प्लाज्मा सेल दूसरे प्लाज्मा सेल से फ्यूज हो सकता है, या एक माइलोमा सेल दूसरे माइलोमा सेल से फ्यूज हो सकता है, या फिर एक फोर्थ वाला पॉइंट देखो अनफ्यूज प्लाज्मा सेल हो सकता है, यानी कि वो फ्यूज ही नहीं हुआ किसी से, ठीक है। या फिर एक अनफ्यूज माइलोमा सेल हो सकता है जो माइलोमा सेल किसी से फ्यूज नहीं हुआ, या फिर हाइब्रिडोमा बन सकता है, यानी कि एक माइलोमा और एक प्लाज्मा सेल फ्यूज हो रहा है। तो मैंने इसको देखो बोल्ड में लिखा है क्योंकि दिस इज द वन वी वांट, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं ये जो बाकी की चीज है वी डोंट वांट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ वी डोंट वांट, वी ओनली वांट द थर्ड वन। तो उसके लिए हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा हाइब्रिडोमास का फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रिएक्टिविटीज दैट हैपन इन द मीडियम। तो सिलेक्शन के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप का मीडियम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैट मीडियम, HAT हैट मीडियम। हैट में HAT का फुल फॉर्म होता है, H का होता है हाइपोजेंथिन, A comes from aminopterin and T comes from thymidine. So it is a hat medium, hypoxanthine aminopterin thymidine medium, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। क्या होता है देखो मल्टी आपको मैं एक बेसिक सी एक बात बता रही हूँ इस वाले पॉइंट में जो मैं आप डिस्कस कर रही हूँ, ये एक आपका बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो क्या होता है जब भी हम मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी चीज की, किसी भी एंटीबॉडी की हो रही है, तो उसके लिए हमको न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वहां पे होना चाहिए। तो अब जो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है उसके दो मेजर पाथवेज फॉलो होते हैं हमारी बॉडी में। पहला होता है सैल्वेज पाथवे, दूसरा होता है डी नोवो सिंथेसिस। तो सैल्वेज पाथवे में क्या होता है कि इट रिक्वायर्स डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू प्रोड्यूस अ न्यू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो सैल्वेज पाथवे में क्या होता है, एक ओल्ड न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए होता है थोड़ा सा, और फिर हम न्यू न्यूक्लियोटाइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उससे। डिनोवो में क्या होता है कि कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके, जैसे शुगर अमीनो एसिड जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉर्म होता है। तो ये दो डिफरेंट पाथवेज जो है हमारे फॉलो होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हैट मीडियम में क्या होता है, सेल्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय डिनोवो सिंथेसिस। तो ये क्या करता है हैट मीडियम, ये डिनोवो सिंथेसिस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है, बिकॉज हमारा जो HAT मीडियम है उसमें जो A है ना अमीनोप्टेरिन प्रेजेंट होता है हैट मीडियम में। वो क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम होता है एक, विच इज नेसेसरी फॉर डी नोवो पाथवे की सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो उसको वो ब्लॉक कर देता है, उसके फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये पाथवे आगे फॉलो ही नहीं हो पाता है। एक एक पॉइंट है जो मैंने लाइन से मार्क किया है, आप ये फॉलेट एंजाइम आप सोचे कि एंजाइम का नाम क्यों लिखना है, नहीं, सब लिख के आना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली BSc लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो गया, तो अब यानी कि एक ही पाथवे रह गया हमारे पास जिससे वो चल सकता है, सैल्वेज पाथवे, ठीक है। तो सैल्वेज पाथवे के सिंथेसिस के लिए भी एक और रिक्वायरमेंट होती है HGPRT एंजाइम की। HGPRT क्या होता है, हाइपोजैंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर HGPRT एंजाइम की जरूरत होती है सैल्वेज पाथवे को अकर करने के लिए, और एक ही पाथवे अकर हो सकता है हैट मीडियम के अंदर। तो अब देखो इस HGPRT एंजाइम का क्या होता है, पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ।
देखो जो आपके जो स्प्लीन सेल्स होते हैं ना, हमारे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, वो HGPRT पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव यानी कि उनके अंदर HGPRT प्रेजेंट होता है। वेराज जो हमारे माइलोमा सेल्स होते हैं वो HGPRT नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनके अंदर HGPRT प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम इन दोनों का PEG के थ्रू फ्यूजन करवाते हैं तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट टाइप की सेल्स आए थे ना, मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटीज बताई थी, अनफ्यूज स्प्लीन सेल्स, फ्यूज्ड स्प्लीन सेल्स, हाइब्रिडोमा सेल्स, फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स एंड अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। अब क्या होगा कि देखो, अब सिलेक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे देखना, HGPRT के थ्रू होता है। अब देखो क्या होता है कि मीडियम में वही सेल्स सरवाइव कर सकते हैं जो HGPRT जिनके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था माइलोमा सेल्स के अंदर तो होता ही नहीं है, तो देखो ये वाली पॉसिबिलिटी तो पहले ही खत्म हो गई। फ्यूज माइलोमा सेल्स, अनफ्यूज माइलोमा सेल्स के अंदर HGPRT होगा ही नहीं, तो वो सैल्वेज पाथवे कर ही नहीं पाएंगे और वो डाई कर जाएंगे मीडियम में। तो यहाँ पे तो भैया इन दो का तो काम खत्म हो गया, सेल डेथ हो गई। अब हमारे पास ये 3 टाइप के सेल बचे, हाइब्रिडोमा, फ्यूज स्प्लीन सेल, अनफ्यूज स्प्लीन सेल। तो आप एक बात सोचो, देखो यहाँ पे HGPRT ठीक है प्रेजेंट है, मीडियम में सर्वाइव करेंगे, लेकिन इनके अंदर अभी तक इमोर्टैलिटी की प्रॉपर्टी नहीं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा के अंदर है, यानी कि इनके अंदर इमोर्टैलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लिव करेंगे, फिर ये अपना आप ही डाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी भैया अब गेम से बाहर हो गए। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के सेल जो है वो लिविंग रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर स्प्लीन सेल से HGPRT भी आ गया है और माइलोमा सेल से इमोर्टैलिटी भी आ गई है। तो वही होंगे जो लॉन्गर टाइम के लिए मीडियम में सर्वाइव कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं एंड फर्दर उसका प्रोलिफरेशन, या प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन, फर्दर हम उसको उसकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे इंग्लिश में पूरी लिखी हुई है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड मार देना। हाइब्रिड सेल जो है सिर्फ वही इस तरीके से सिलेक्शन होता है हैट मीडियम में कि वही मीडियम में सर्वाइव कर पाता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द स्क्रीनिंग। देखो, अब हाइब्रिडोमा सेल्स भी हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब उनकी भी हमें एक स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब हाइब्रिडोमा सेल्स भी ना बहुत सारे, मतलब बहुत सारे प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, अब उनमें से भी हमको एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप का चाहिए। ठीक है, एंटीजन से बिल्कुल मैच करता हो हमारे। ठीक है, तो उनकी भी फर्दर प्योरिफिकेशन होती है हाइब्रिडोमा सेल की, जिसके लिए हम एलाइसा टेक्निक यूज करते हैं। एलाइसा आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो ये वाली जो टेक्निक है, ये वाले टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका बैकग्राउंड यही होता है कि इसमें हम लोग एक सबस्ट्रेट और क्या कहते हैं उसका रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रिएक्शन होता है यहाँ पर, सबस्ट्रेट एंजाइम सॉरी। तो क्या होता है कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है तो एक कलर प्रोडक्ट, येलो कलर का प्रोडक्ट शो करता है। तो अगर देखो हम इसमें पर्टिकुलर टाइप का ही वो डालेंगे, क्या कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी एंजाइम डालेंगे एक पर्टिकुलर टाइप का, तो जिस जिस हाइब्रिडोमा में वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा वही येलो कलर शो करेगा और उनको हम लोग फर्दर फिर स्क्रीन आउट कर लेंगे। अच्छा, अब हमें अपना डिजायर्ड हाइब्रिडोमा सेल मिल गया है। अब 7th पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें अपने डिजायर्ड वाले को फर्दर मल्टीप्लाई करना है, उसकी तादाद बढ़ानी है। तो उसके लिए देखो 2 मेथड्स होते हैं, इन विट्रो होता है, इन वीवो होता है। ठीक है, इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो मेथड में क्या होता है, कल्चरिंग होता है हाइब्रिडोमा सेल का इन सूटेबल कल्चर मीडियम, और फिर एंटीबॉडीज को हम लोग आइसोलेट करके प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक कल्चर मीडियम का यूज करते हैं, प्रॉपर पूरी लैब कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब्स वगैरह यूज करके, मीडियम्स का यूज करके हम लोग हाइब्रिडोमा सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वेरा जो इन वीवो मेथड होता है उसमें हम टेस्ट ट्यूब वगैरह का यूज नहीं करते, उसमें हम एक एनिमल का यूज करते हैं, एनिमल मोस्ट प्रेफरेंशियली एक माइस का यूज करते हैं, और उसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और जो उसकी एसेप्टिक फ्लूइड होती है ना, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, तो वहां पर वो एंटीबॉडीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में, और एस्थेटिक फ्लूइड्स के थ्रू हम लोग उन मल्टीप्लाइड एंटीबॉडीज को, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा सेल्स वाली एंटीबॉडीज को निकाल लेते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही हाइब्रिडोमा कॉलोनी निकली, हम लोग उसको फिर फर्दर कल्चर मीडिया में ग्रो करके और स्टोरेज लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह में करके रख देते हैं। तो ये था भैया आपका पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये सिर्फ एक समराइजिंग स्लाइड है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, क्यों हमें चाहिए, ठीक है, और ये सब। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और ये सब क्लियर हो गया होगा। तो एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं पूरे टॉपिक का। दोनों सेम ही पिक्चर है, मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये भी एक बार पढ़ना हो तो सेम ही बात है, कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम बात हो रही है।
देखो हमने क्या किया, HGPRT पॉजिटिव बी सेल्स लिए, इम्यूनाइजेशन करी एंटीजन की माइस में, इसने क्या किया, स्प्लीन प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करे स्प्लीन से। हमने माइलोमा सेल भी कल्चर लिया है, उसमें से हमने क्या किया, HGPRT नेगेटिव माइलोमा सेल लिए, दोनों को भैया जी फ्यूज करवा दिया। फ्यूज किसको कराया, PEG हैट मीडियम से सिलेक्ट कर लिया, हैट मीडियम से हाइब्रिडोमा सेल सिलेक्ट हो गए। ये वाले तो दोनों अपने भैया निकल ही गए, तो डाई हो गए थे, हमने आपको पहले समझाया था कैसे, ठीक है। तो अब यही वाले सेल्स बचे हैं हाइब्रिडोमा सेल, इनकी फर्दर एलाइसा, जिसमें मैंने आपको बताया था, फर्दर इन तीनों की स्क्रीनिंग हो गई, ठीक है। स्क्रीनिंग यहाँ पे देखो हो रही है, स्क्रीनिंग कर दिया हमने, एलाइसा वेलाइसा और भी टेक्निक्स होती हैं, बहुतों का यूज होता है, तो उनकी स्क्रीनिंग करके अब हमने पर्टिकुलर हाइब्रिडोमा सेल्स को निकाल लिया है। अब मैंने आपको इन विट्रो इन वीवो बताया था, यहाँ पे इन वीवो हो रहा है, यहाँ पे देखो एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी से, एसेटिक फ्लूइड से हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को निकालेंगे। और यहाँ पे अगर हम इन वीवो टेक्निक यूज कर इन विट्रो यूज करते हैं, तो उसमें टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडियम में हम लोग हाइब्रिडोमा को मतलब फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों ही केस में हमको यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त हो रही हैं। तो यही है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। बहुत ही अच्छे से बनाया, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई आई नो, बट दिस वीडियो इज वर्थ इट। पूरा एंड तक वॉच करना, ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, आप 3-3 घंटे की वीडियोस देख लेता है, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक वेरी मच गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लिखिए वहाँ पर, ठीक है। लिखिए अपने डाउट्स, लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको क्लियर करूँ, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प हो रही है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पूरा टॉपिक्स को समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, बाय।